दो आदमी सुरेश की गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। अगले ही पल दोनों में से एक बंदा सुरेश के ऊपर गोली चला देता है। इन सब चीजों के बीच टीटू से जब कैश ड्रॉअर की लोकेशन पूछी गई तो टीटू ने एग्जैक्टली वही जगह बताई जहां पर सुरेश वर्मा अपना कैश रखा करता था। शांति देवी केस, इस केस में महात्मा गांधी का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुरेश की फैमिली ने अपने बच्चों को 20 अलग अलग बच्चों के बीच में बिठा दिया, ये चेक करने के लिए कि टीटू अपने खुद के बच्चों को पहचान पाता है कि नहीं। साइंस रीइंकार्नेशन में क्यों नहीं मानती और दुनिया के अलग अलग धर्मों की पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट में क्या क्या मान्यताएं हैं। जिस गोली ने सुरेश वर्मा की जान ली थी वो गोली राइट टेम्पल से होकर लेफ्ट कान के पीछे से निकली थी। वहां मौजूद सभी लोग उसके मरने का शोक बना ही रहे थे कि अचानक से सुमित्रा उठ जाती है और बोलती है कि मैं तो शिवा त्रिपाठी हूं। आज से 41 साल पहले 12 दिसंबर 1983 को आगरा में एक बच्चे का जन्म हुआ। वो बच्चा जैसे ही 4 साल का हुआ तो बोलने लगा कि मैं तो पिछले जन्म में स्मगलर था और मेरी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुझे मेरे बीवी बच्चों के पास जाना है। आज से 98 साल पहले 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली में एक बच्ची का जन्म हुआ। जैसे ही वो बच्ची 4 साल की हुई तो बोलने लगी कि पिछले जन्म में अपने बच्चों को जन्म देते वक्त मेरी मृत्यु हो गई थी और अभी मेरा पति मथुरा में रहता है और मुझे उसके पास जाना है। सिर्फ 4 साल की बच्ची ये सब बोल रही है। आज से 39 साल पहले 19 जुलाई 1985 को सुमित्रा नाम की एक महिला की मौत हो जाती है। लोग जब उसका शोक मना रहे थे तो अचानक से वो उठ बैठी। उठते ही बोलती है कि मेरा नाम शिवा है और मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है। मेरी ननद ने मेरी हत्या कर दी थी और मुझे ट्रेन के आगे फेंक दिया था। ऐसे 5-10 नहीं बल्कि हजारों इंसिडेंट्स हैं जो साबित हो चुके हैं कि ये टोटली पुनर्जन्म के केसेस हैं। लेकिन साइंस पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करती। असल में ये रीइंकार्नेशन या पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट कुछ वैसा ही है जैसे ओम शांति ओम, कर्ज या करण अर्जुन जैसी मूवीज में आपने देखा होगा, जहाँ एक्टर्स एक बार मर के फिर से जन्म ले लेते हैं। आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो में समझेंगे कि क्या सच में पुनर्जन्म होते हैं, साइंस रीइंकार्नेशन में क्यों नहीं मानती और दुनिया के अलग अलग धर्मों की पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट में क्या क्या मान्यताएं हैं। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। आज से 41 साल पहले की बात है। 12 दिसंबर 1983 को आगरा से 13 किलोमीटर दूर बाद नाम के एक गाँव में टीटू सिंह नाम के एक बच्चे का जन्म होता है। इस बच्चे के माता पिता का नाम महावीर सिंह और शांति देवी था और ये उनकी 6वीं औलाद थी। अक्सर बच्चे जब बोलना शुरू करते हैं तो उनके माँ बाप के लिए खुशखबरी की बात होती है। लेकिन ये केस बहुत डिफरेंट था क्योंकि 2.5 साल की उम्र में टीटू सिंह ने जब पहली बार बोलना शुरू किया तो शांति देवी और महावीर सिंह दोनों चौकन्ने रह गए। टीटू बोला करता था कि मैं सुरेश वर्मा हूँ। मैं 30 साल का था तब मेरी किसी ने हत्या कर दी थी। मेरी माँ का नाम बर्फी देवी है, मेरे पिता का नाम चंदा भारती है। मैं यहाँ इस घर में बस ऐसे ही आया हूँ और मेरी बीवी का नाम उमा है। मेरे 2 बच्चे भी हैं जिनका नाम रोनू और सोनू है। वो ये भी बताया करता था कि शाहगंज में मेरी एक कोठी है और मेरे पास एक व्हाइट फिएट कार भी है। एक बार के लिए तो टीटू के माँ बाप भी चक्कर में पड़ गए होंगे, भाई क्या बोल रहा है तू। खैर, जैसे जैसे टीटू बड़ा होने लगा उसे वो घर और वहाँ के लोग बिल्कुल भी रास नहीं आते थे। इतना ही नहीं, उसे अपने माँ बाप के गरीब होने से भी चिढ़ होती थी। वो अपने पिता से कहता था कि मैं पैदल क्यों जाऊँ, मेरे पास तो अपनी गाड़ी है। टीटू की इन डिमांड्स को देखते हुए महावीर की चिंता दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। कभी गाड़ी की डिमांड करना तो कभी अपनी माँ को कपड़ों के लिए टोकना। वो अक्सर अपनी माँ से कहा करता था कि तुम क्या ये गंदी साड़ी पहन के घूमती रहती हो, मेरी उमा तो 2000 रुपए की साड़ी पहनती है। मैं धोती पैर के बाद साड़ी आ जाती तो मम्मी मेरी उमा तो 2000 की साड़ी पहनती है, तुम गंदी धोती थे बाहर। टीटू अक्सर अपनी दुकान सुरेश रेडियो का जिक्र भी किया करता था। वो बोलता था कि सदर बाजार में उसकी एक रेडियो की दुकान भी है। टीवी, रेडियो, वीडियो सच ही है। किनकी दुकान है वो? मेरी। दिन पर दिन टीटू की ये जिद बढ़ने लगी। वो अपने भाई बहनों के पास जाने की जिद करने लगा था। ऐसे भाई बहन जिनके बारे में टीटू के परिवार वालों ने कभी सुना ही नहीं, लेकिन उसकी तमाम बातों को बचपन में बनाई मनगढ़ंत कहानी समझ के इग्नोर कर दिया करते थे। फिर एक दिन उनकी आंखों पर गिरा पर्दा तब उठा जब टीटू ने जिद पकड़ ली कि उसे अपने घर जाना ही है, अपनी बीवी बच्चों के पास। इसी जिद में टीटू इतना बौखला चुका था कि उसने अपने सारे कपड़े एक प्लास्टिक की थैली में डाले और घर से जाने लगा। उस समय तो जैसे तैसे उसके माँ बाप ने उसे कन्विंस कर लिया, लेकिन अब पानी सिर के ऊपर जा चुका था। टीटू के ये तेवर देख के महावीर को चिंता होने लगी। टीटू के इस बर्ताव से परेशान होकर महावीर ने अपने सबसे बड़े बेटे और टीटू के भाई अशोक को आगरा जाकर सभी चीजों का पता लगाने को कहा। अगले दिन अशोक अपने दोस्त के साथ आगरा जाने का प्लान बनाता है। सबसे पहले वो आगरा के सदर बाजार में पहुंचता है। वो वहाँ काफी लोगों से सुरेश वर्मा के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन उसे जिस जवाब की उम्मीद थी उसे वो नहीं मिल पाता। थोड़ी देर बाद अशोक की नजर एक दुकान पर पड़ती है और उसे देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि दुकान का नाम था सुरेश रेडियो, वही सुरेश रेडियो जिसके बारे में टीटू कहा करता था। यानी जो कुछ भी टीटू कहता था वो सिर्फ
सिर्फ उसकी कल्पना नहीं बल्कि एक असलियत थी। टीटू की कई बातों को अच्छे से वेरीफाई करने के लिए अशोक सुरेश रेडियो के अंदर जाता है। वहाँ उसे एक लेडी मिलती है। अंदर जाते ही अशोक उस लेडी से पहला सवाल यही करता है कि सुरेश वर्मा कहाँ है, जिसके जवाब में लेडी कहती है कि सुरेश वर्मा तो कुछ महीने पहले ही गुजर गए, मैं उनकी बीवी उमा हूँ। ये सुनते ही अशोक को दूसरा झटका लगता है। अब उसे विश्वास हो गया था कि जो भी कुछ टीटू कहा करता था वो एकदम सच था। अब अगर हम इस बात को प्रैक्टिकली समझें तो टीटू की डेट ऑफ बर्थ है 12 दिसंबर 1983 और सुरेश की हत्या हुई थी 28 अगस्त 1983 को। यानी कि सुरेश की मौत और टीटू के जन्म में लगभग 3.25 महीने का फर्क था। हालांकि टीटू के जन्मदिन को लेकर मीडिया में काफी कंफ्यूजन था, जिसका पूरा क्लैरिफिकेशन हाल ही में टीटू ने खुद दिया। ये कंफ्यूजन गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर क्रिएट किया गया था। दरअसल जब टीटू पैदा होने वाला था तब उसके परिवार वालों ने उसके चाचा जो कि आर्मी ड्यूटी पर थे उनके नाम पर शांति देवी को मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। अब अगर ये बात बाहर आती तो चाचा के लिए दिक्कत पैदा हो सकती थी, इसलिए टीटू की फैमिली ने डेट ऑफ बर्थ को लेकर हमेशा एक कंफ्यूजन रखा। सत्यता ये थी मैं मिलिट्री हॉस्पिटल में पैदा हुआ था। तो उस जमाने में इतना कुछ चेकिंग वेकिंग नहीं होता था। मम्मी जो है वो चाचा के नाम पे भर्ती हो गई। तो उस टाइम जिस टाइम ये सारी चीजें खुली तो चाचा ऑन ड्यूटी था। अगर मैं बोलता कि मैं वहाँ पैदा हुआ ये हुआ तो दिक्कत होती है। अब तो चाचा अभी नहीं है, कुछ भी नहीं है। खैर अशोक उमा से मिलता है और उसे टीटू के बारे में सब कुछ बताता है, जिसे सुनकर उमा दंग रह जाती है। उसने अशोक से कहा कि अगर ऐसी बात है तो वो खुद टीटू से मिलना चाहती है। इन सभी बातों के साथ अशोक और उसका दोस्त बाद लौट जाते हैं। अशोक सभी घर वालों को सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब टीटू सिर्फ बड़बड़ा नहीं रहा था बल्कि अपने पिछले जन्म को याद कर रहा था। अब इस पॉइंट पे महावीर और शांति की चिंता और बढ़ जाती है और उन्हें लगता है कि कहीं हमारा बेटा हमें छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। खैर अगले दिन उमा, सुरेश के पेरेंट्स और सुरेश का भाई सभी टीटू से मिलने के लिए आते हैं। अब चूंकि उन्होंने बाद पहले कभी देखा ही नहीं था, इसलिए वो गलत बाद में चले जाते हैं जो मथुरा में है। इससे ये बात साफ थी कि ना तो टीटू कभी आगरा गया और ना ही सुरेश की फैमिली कभी बाद आई। काफी घूमने के बाद उनकी मुलाकात आखिर टीटू से हो ही जाती है। टीटू उन्हें देखते ही पहचान लेता है और अपने पिता को कस के गले से लगा लेता है। वो उनसे पूछता है कि उसके बच्चे रोनू और सोनू उनसे मिलने क्यों नहीं आए। उमा झट नहीं आएगी और टीटू बोले उमा ते तेने में पहचान लो कि ना पहचानो। तो बोली तुम्हें पता ना पहचानो कि रोनू सोनू कहाँ पढ़ रहे हैं कि घर ही बैठे हैं। टीटू का ये सवाल सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। सबको लगता है कि टीटू को सुरेश वर्मा के बच्चों के नाम कैसे पता है। यहाँ सुरेश के परिवार वालों को पहला क्लैरिफिकेशन मिल जाता है। दूसरा क्लैरिफिकेशन उन्हें तब मिलता है जब टीटू उनसे गुस्से में पूछता है कि आप लोग फिएट में क्यों नहीं आए। ये सुनकर उन्हें दूसरा शॉक लगता है। टीटू को अच्छे से याद था कि उनके पास एक सफेद फिएट कार थी, या यूं कह लो कि जब वो पिछले जन्म में सुरेश वर्मा था तो उनके पास एक फिएट कार हुआ करती थी। लेकिन असली सवालों का सिलसिला तो अब शुरू होगा जब सुरेश की फैमिली टीटू से उसके मर्डर की डिटेल्स के बारे में पूछेगी, जिससे ये साफ हो जाएगा कि क्या वाकई में टीटू सच बोल रहा है। क्या सच में टीटू का रीइंकार्नेशन या पुनर्जन्म हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल, ये सब कुछ जो अभी आपने सुना ये सच था या फिर एक पब्लिसिटी स्टंट। देखो टीटू सिंह उनको बताता है कि उस दिन सुरेश अपनी दुकान सुरेश रेडियो को बढ़ाकर अपने घर यानी शाहगंज की कोठी पर जा रहा था। हर शाम की तरह वो घर के बाहर आकर अपनी फिएट का हॉर्न बहुत जोर जोर से बजाने लगता है ताकि उसकी आवाज सुनकर उमा घर का मेन गेट खोल दे। इतने में ही दो आदमी सुरेश की गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। वो उसे देखकर मुस्कुराते हैं और नमस्ते भी करते हैं, लेकिन अगले ही पल दोनों में से एक बंदा सुरेश के ऊपर गोली चला देता है। एक गोली स्टीयरिंग को लगती है और दूसरी सुरेश के सिर पे। अब ये बात यहाँ याद रखना कि ये गोली सुरेश के राइट टेम्पोरल पर लगी थी। गोली की आवाज सुनते ही उमा बाहर आकर देखती है तो सुरेश मर चुका था और शूटर्स भाग चुके थे। अब ये गोली चलाने वाले कौन थे और इन्होंने सुरेश को क्यों मारा, इसका जवाब मैं आपको आगे दूंगा। अभी के लिए इतना समझो कि सुरेश वर्मा की हत्या हुई थी, या यूं कह लो कि इस पूरी कहानी बताने वाले इस बच्चे की यानी कि टीटू की पिछले जन्म में हत्या हुई थी। इस पूरे हादसे के बारे में सुरेश के परिवार वालों ने जब टीटू से पूछा तो उसने बिल्कुल वैसा ही बताया जो एक्चुअल में सुरेश के साथ हुआ था। टीटू को उस दिन की एक एक डिटेल याद थी। इतना ही नहीं, उसकी पत्नी उमा ने भी टीटू से कुछ सवाल किए जिनका जवाब सुरेश के अलावा और कोई नहीं बता सकता था। जैसे उमा ने पूछा कि सुरेश की मौत के एक दिन पहले हमने क्या किया था, तो टीटू ने कहा कि हम मेले में गए थे और लौटते वक्त हमने कार के बोनट पर बैठकर जलेबी खाई थी। ये सुनते ही उमा को अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए। उसे विश्वास हो गया था कि सुरेश वर्मा का पुनर्जन्म टीटू के रूप में हुआ है। इतनी स्पेसिफिक डिटेल्स सुनकर सुरेश के परिवार वाले कन्विंस हो चुके थे कि टीटू ही हमारे बेटे का पुनर्जन्म है। लेकिन कुछ रिसर्चर्स और साइकोलॉजिस्ट के दिमाग में अभी भी ऐसे सवाल थे जो इस कहानी को सुन के पूरे नहीं होते। इन्हीं सवालों के जवाब को जानने के लिए डॉक्टर सतवंत पसरीचा, जो कि रीइंकार्नेशन और पैरासाइकोलॉजी के फील्ड में एक्सटेंसिव रिसर्च के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने इस केस को स्टडी करने का सोचा। सिर्फ डॉक्टर सतवंत पसरीचा ही नहीं, इनके अलावा भी काफी सारे नामी ग्रामी रिसर्चर्स, साइकेट्रिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस केस को बारीकी से स्टडी किया था। जैसे डॉक्टर एन.के. चड्डा, जो कि एक प्रोमिनेंट इंडियन साइकोलॉजिस्ट और रिसर्चर हैं, उन्होंने भी टीटू सिंह के केस को स्टडी किया था। लेकिन इस यूनिक केस के चलते डॉक्टर एन.के. चड्डा ने मशहूर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर इयान स्टीवनसन, जो कि अमेरिकन साइकेट्रिस्ट और रिसर्चर थे, उन्हें इस केस के बारे में बताया। क्योंकि डॉक्टर इयान स्टीवनसन ने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा
इन रीइंकार्नेशन के केसेस को स्टडी करने में ही बिता दिया था। उन्होंने तकरीबन 3000 रीइंकार्नेशन केसेस को इन्वेस्टिगेट किया था और इस फील्ड में उनकी काफी अच्छी पकड़ थी। उनके एक्सपीरियंस के मदद से वो आसानी से पता कर सकते थे कि ये फ्रॉड केस है या जेन्युइन। जब उन्हें इस केस के बारे में पता चला तो उन्होंने डॉक्टर एंटोनिया मिल्स, जो कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट और प्रोफेसर हैं, उन्हें इस केस को बारीकी से स्टडी करने के लिए बोला। डॉक्टर मिल्स ने फील्ड वर्क, इंटरव्यूज और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस का यूज किया ताकि इस केस को डीपली समझा जा सके। टी2 केस का जिक्र एंटोनिया ने अपने जर्नल ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन में किया था। इस रिसर्च में जो पॉइंट्स एंटोनिया ने मेंशन किए थे उन्हें सुनकर आपको भी विश्वास हो जाएगा, अगर अभी तक आपको इस केस पे विश्वास नहीं हुआ है तो। दरअसल एंटोनिया ने टी2 और सुरेश के परिवार वालों की कई बातों को समझा और रिकॉर्ड किया, लेकिन इस पूरे केस के कंक्लूजन में अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सुनकर आपको और भी शॉक लग सकता है, वैसे ही जैसे एंटोनिया को लगा था। देखो, एंटोनिया की इस रिसर्च में टी2 सिंह और सुरेश वर्मा की फैमिली द्वारा कंडक्ट किए गए कुछ टेस्ट मेंशन हैं जो ये क्लियर करते हैं कि टी2 सिंह सच बोल रहा था और ये सब उसका कोई ख्याली पुलाव नहीं था। चलो एक एक करके सभी टेस्ट को समझते हैं। सबसे पहले टी2 से मिलने के बाद सुरेश की फैमिली ने उसे अपने घर बुलाया। कुछ दिन बाद टी2 उनसे मिलने के लिए जाता भी है, अब ये देखने के लिए कि टी2 अपनी यानी कि सुरेश की दुकान को पहचानता है या नहीं। टी2 के घर वालों ने उसे ट्रिक करने के लिए गाड़ी को तेज स्पीड से दुकान के सामने से निकाला। इतने में ही एकदम से टी2 बोल पड़ा कि मेरी दुकान तो पीछे ही रह गई थी। यानी टी2 को दुकान याद थी, सिर्फ दुकान ही नहीं बल्कि बाकी का रास्ता भी टी2 सिंह ने ही बताया था। इसके बाद दुकान पर पहुंचकर टी2 एकदम से बोल पड़ा कि ये सामान यहाँ क्यों रखा हुआ है, ये यहाँ नहीं था, यहाँ था। जिस एक्साइटमेंट से वो दुकान के बारे में काफी छोटी छोटी डिटेल्स बता रहा था, उससे ये लग रहा था कि मानो वो यहाँ पहली बार नहीं बल्कि काफी बार आ चुका था। बाद में उमा ने ये बात एक्सेप्ट भी की थी कि सुरेश की डेथ के बाद उन्होंने दुकान के सेटअप में काफी चेंजेस किए थे, जिसे टी2 ने पकड़ लिया था। इन सब चीजों के बीच टी2 से जब कैश ड्रॉअर की लोकेशन पूछी गई तो टी2 ने एग्जैक्टली वही जगह बताई जहां पर सुरेश वर्मा अपना कैश रखा करता था। तीसरे टेस्ट की बात करूं तो वीडियो के इनिशियल पार्ट में जब सुरेश की फैमिली टी2 से मिलने गई थी तब सुरेश के बच्चे वहां मौजूद नहीं थे और उनके बारे में टी2 ने पूछा भी था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुरेश की फैमिली ने अपने बच्चों को 20 अलग अलग बच्चों के बीच में बिठा दिया, ये चेक करने के लिए कि टी2 अपने खुद के बच्चों को पहचान पाता है कि नहीं। अब टी2 से कहा गया कि जाओ रोनू और सोनू को लेकर आओ। टी2 तुरंत ही उन बच्चों की भीड़ में से रोनू और सोनू को उठा के ले आता है। इतना ही नहीं, वो अपने बड़े बेटे से ये भी कहता है कि तुमने मुझे अभी तक नमस्ते क्यों नहीं किया। इसके बाद चौथे और सबसे आखिरी टेस्ट में एंटोनिया को जो बात पता चली उसे सुनकर वो खुद हैरान रह गई। देखो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि सुरेश के राइट टेम्पोरल पर गोली लगी थी। अब सिर के जिस हिस्से में सुरेश को गोली लगी थी ठीक उसी जगह टी2 के सिर पर एक बर्थ मार्क है। इस बात की पुष्टि के लिए एंटोनिया ने सुरेश वर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को उस हॉस्पिटल में जाकर एग्जामिन किया जहां उसे डेड डिक्लेयर किया गया था। जिस गोली ने सुरेश वर्मा की जान ली थी वो गोली राइट टेम्पल से होकर लेफ्ट कान के पीछे से निकली थी। और ताज्जुब की बात तो ये है कि ठीक उसी जगह पर टी2 के बर्थ मार्क्स भी मिले, पहला तो राइट टेम्पोरल पर और दूसरा लेफ्ट कान के पीछे। अब इसे अंधविश्वास कह लो या करिश्मा कह लो, दोनों ही तरीकों से साइंस को अभी तक इस पूरे केस का लॉजिक नहीं मिल पाया है। इतना ही नहीं, एंटोनिया की इस जर्नल में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी मेंशन हैं जिन्हें पढ़कर रहे सहे डाउट्स भी दूर हो जाएंगे। जैसे इस केस को स्टडी करने से पहले एंटोनिया ये सोच के बैठी थी कि हो सकता है कि ये धोखाधड़ी का मामला हो या जात पात का कोई झोल हो या फिर पैसों के लालच में चली गई चाल। लेकिन इन तीनों में से ही एक भी चीज का इस केस से कोई वास्ता नहीं है। इन शॉर्ट, रिसर्चर्स को ऐसा कोई लूप होल नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि ये रीइंकार्नेशन का केस नहीं था। बट एट द सेम टाइम एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि साइंस पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करती। साइंस वर्सेस रीइंकार्नेशन की स्थिति आज 2024 में क्या है वो आगे समझेंगे, लेकिन अब अगर रीइंकार्नेशन की बात छिड़ ही गई है तो बात काफी आगे तक जाएगी। और भारत में रीइंकार्नेशन का एक केस ऐसा है जिसके बिना सारी बातें अधूरी हैं। जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ वो है शांति देवी केस। उस समय 1920s में इस केस में महात्मा गांधी का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ था, जिसकी वजह से ये केस काफी लंबे समय तक इंडिया में हेडलाइंस में रहा था। बात आज से 98 साल पहले 11 दिसंबर 1926 की है। दिल्ली में राम बहादुर नाम के एक व्यक्ति रहते थे। उनके घर एक बच्ची का जन्म होता है जिसका नाम शांति रखा गया। 4 साल की उम्र तक शांति बहुत कम बोलती थी, लेकिन 4 साल के बाद उसने कुछ ऐसा बोला कि उसके माँ बाप के होश ही उड़ गए। उसका कहना था कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं तो मथुरा की रहने वाली हूँ और मेरी मौत अपने बेटे को जन्म देते वक्त हुई थी। मेरा नाम लुगदी देवी है और मेरे पति का नाम केदारनाथ चौबे है। मेरे पति की बड़ी बड़ी मूछें और गाल पे एक निशान भी है। मुझे उनके पास जाना है। ये सारी बातें साफ शब्दों में एक 4 साल की बच्ची के मुंह से सुनने के बाद कोई नॉर्मल इंसान भी चकरा जाएगा। फिर ये तो शांति के माँ बाप ही थे। समय बीतता गया और शांति बार बार इन बातों को दोहराती रही थी, लेकिन उसके माँ बाप इस कहानी को बच्ची का वहम समझ के उसे इग्नोर कर देते थे। यहाँ तक कि शांति खुद को चौबाइन कहती थी, यानी कि चौबे की बीवी। उसकी इन हरकतों ने सभी घर वालों को चिंता में डाल रखा था। एक दिन जब शांति 6 साल की हुई तो उसकी ये जिद इतनी बढ़ गई कि उसने घर छोड़ के भागने की कोशिश भी की थी। शांति की इस हरकत ने सभी घर वालों को चिंता में डाल दिया था। जब शांति को ये लगने लगा कि उसके माँ बाप अब उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो उसने ये तय किया कि इस बारे में वो सबको बताएगी।
जाएगी, इसलिए जो भी उसके सामने आता उसको वो अपनी कहानी सुनाने लग जाती थी। बड़ी होकर शांति स्कूल जाने लगी और जब वो करीबन 8 साल की थी तब उसने अपनी पूरी कहानी हेडमास्टर लाला चंद को सुनाई। ये कहानी सुनकर लाला चंद को एक बार के लिए तो झटका लगा, फिर उन्होंने शांति को इतना परेशान देखकर एक फैसला लिया। शांति की मदद करते हुए लाला चंद ने एक चिट्ठी लिखी और शांति के बताए पते पर ही भेज दी। ये चिट्ठी उसने केदारनाथ चौबे को लिखी थी। केदारनाथ चौबे यानी वो बंदा जिसको वो अपना हस्बैंड क्लेम कर रही थी। एक बार के लिए हेडमास्टर लाला चंद ने ये चिट्ठी लिख तो दी, लेकिन उसको कोई खास उम्मीद नहीं थी कि इस चिट्ठी का कोई जवाब आएगा। कुछ हफ्ते बीत गए, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में लोगों ने सोचा ही नहीं था। लाला चंद के पास एक चिट्ठी आती है और शॉकिंगली ये चिट्ठी शांति देवी के कथित हस्बैंड केदारनाथ के यहाँ से ही आई थी। उस चिट्ठी में केदारनाथ ने ये कंफर्म किया था कि उसकी बीवी का नाम वाकई में लुगदी देवी था, जो 4 अक्टूबर 1985 के दिन उनके बेटे को जन्म देते वक्त मर गई थी। यानी शांति का जन्म हुआ 11 दिसंबर 1926 के दिन और लुगदी देवी की मौत हुई 4 अक्टूबर 1925 के दिन। यानी कि लुगदी देवी की मौत और शांति देवी के जन्म के बीच लगभग 1.5 साल का फर्क था। ये सब कोइंसिडेंस था या रीइंकार्नेशन, इस चीज का पता लगाने के लिए केदारनाथ चौबे मथुरा से दिल्ली आता है। ये जो 3 लोग शांति देवी से मिलने आ रहे हैं, इनमें से ये तो है केदारनाथ यानी कि शांति देवी का क्लेम्ड हस्बैंड ही। ये बच्चा लुगदी देवी का है जिसको जन्म देते वक्त लुगदी देवी की मौत हो गई थी, और ये महिला केदारनाथ की तीसरी बीवी है जिससे केदारनाथ ने लुगदी के मरने के बाद शादी कर ली थी। 8 साल की शांति उस टाइम स्कूल में थी। जैसे ही वो घर लौटी तो उसने देखा कि उसके घर केदारनाथ आया हुआ है। केदारनाथ को देखते ही उसने उसे झुककर नमस्कार किया। फिर जैसे ही उसने अपने बच्चे नवनीत लाल को देखा, उसने भागकर उसे गले लगा लिया और रोने लगी। मतलब सोच के देखो कितना विचित्र सीन है, एक 8 साल की माँ अपने 10 साल के बेटे से मिल रही है। खैर, इसके बाद केदारनाथ ने शांति से पूछा कि मुझे कोई ऐसी चीज बताओ जिसे सुनकर मुझे तुम पर विश्वास हो जाए। जिसके जवाब में शांति ने कहा कि हमारे आंगन में एक कुआं है जहां मैं नहाया करती थी। इस बात को सुनकर केदारनाथ को काफी शौक लगा, लेकिन सिर्फ इस एक बात से तो सब कुछ साबित नहीं हो जाता, इसलिए केदारनाथ चौबे को अभी भी शांति पर पूरा विश्वास नहीं था। इसके बाद शांति केदारनाथ से अकेले में कुछ सवाल करती है। वो पूछती है कि जब हमने तय कर लिया था कि हम दोनों में से अगर कोई मर गया तो हम दोबारा शादी नहीं करेंगे, तो आपने मेरे बाद शादी क्यों करी? केदारनाथ के पास शांति के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो बस ये सोच रहा था कि इतनी छोटी सी बच्ची को ये सारी बातें पता कैसे चली। इन सभी सवालों के साथ अब केदारनाथ के जाने का टाइम हो गया था। शांति भी उनके साथ जाने की जिद करती है, लेकिन बाबूराम बहादुर किसी अनजान के साथ अपनी बेटी को आखिर ऐसे कैसे भेज देता। जैसे तैसे शांति के माँ बाप उसे रोक लेते हैं और केदारनाथ अपने सवालों का टोकरा लिए वहां से चला जाता है। लेकिन जाने से पहले केदारनाथ ने शांति से एक सवाल ऐसा पूछा था जिसका जवाब सुनकर उसे 100% विश्वास हो गया था कि शांति ही लुगदी है। इस सवाल के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखते ही देखते शांति का ये केस हर जगह आग की तरह फैलने लगता है और उसी आग की कुछ लपटें महात्मा गांधी तक पहुंच जाती हैं। शांति का ये केस सुनकर गांधी जी शांति से मिलने आते हैं। उसकी बातें सुनकर गांधी जी को लगता है कि इस केस की जांच पड़ताल अच्छे से होनी चाहिए, इसलिए वो 15 प्रोमिनेंट लोगों की एक कमेटी बनाते हैं। इस कमेटी में काफी फेमस पर्सनैलिटीज को डाला जाता है, इंक्लूडिंग पार्लियामेंटेरियंस, नेशनल लीडर्स एंड मेंबर्स फ्रॉम द मीडिया। इस कमेटी ने जैसे तैसे शांति के पेरेंट्स को उसे उनके साथ मथुरा भेजने के लिए कन्विंस किया। उनकी मजबूरी के बाद ये 15 कमेटी मेंबर्स शांति के साथ 24 नवंबर 1935 को मथुरा जाते हैं। अब मथुरा में कदम कदम पर शांति का टेस्ट लिया जाता है। सबसे पहले शांति और कमेटी मेंबर्स मथुरा के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। 9 साल की शांति इस समय एल देशबंधु की गोद में बैठी है। वो ट्रेन से उतरते हैं कि अचानक उनके सामने पगड़ी पहना हुआ एक आदमी आता है और पूछता है, क्या तुम मुझे पहचानती हो? देशबंधु की गोद से उतरकर शांति उस आदमी के पैर छूती है और धीरे से कहती है कि ये मेरे जेठ हैं। इसके बाद छोटी छोटी चीजें जैसे अपने ससुर को पहचानना, अपने सगे भाई, माँ और पिता को पहचानना, केदारनाथ के घर जाकर अपने बेडरूम को पहचानना, सेकंड फ्लोर पर खुद के छुपाए हुए 150 रुपए के बारे में बताना, और जब उससे पूछा गया कि जाजरू कहाँ है तो उसने बिल्कुल सही डायरेक्शन में वॉशरूम पर पॉइंट किया। इसके अलावा उसे ये भी पूछा गया कि कटोरा क्या होता है, जिसके जवाब में उसने कहा कि ये एक तरह का परोठा है। अब ये जाजरू और कटोरा कोई आम वर्ड्स नहीं बल्कि सिर्फ चौबे खानदान में यूज होने वाले वर्ड्स थे। इन सभी चीजों के अलावा शांति से लुगदी की पूरी लाइफ स्टाइल पूछी गई और शांति ने सभी सवालों के जवाब सही दिए। अब वहाँ मौजूद सभी को इस बात पर यकीन हो चुका था कि शांति ही लुगदी देवी है। फाइनली सभी चीजों को विटनेस करने के बाद कमेटी ने साल 1936 में 26 पेज की एक बुकलेट पब्लिश की थी, जिसमें यह कंक्लूड किया गया था कि शांति देवी वॉज द रीइंकार्नेशन ऑफ लुगदी, यानी कि शांति देवी पिछले जन्म में लुगदी देवी ही थी और उसका पुनर्जन्म हुआ था। हालांकि इस केस को भी काफी तोड़ा मरोड़ा गया था। जैसे बालचंद नाहटा जो कि एक इंडियन स्केप्टिक थे, उन्होंने हिंदी में एक रिपोर्ट पब्लिश की पुनर्जन्म की पर्यालोचना, जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि ये जितनी भी डिटेल्स हमारे सामने रखी गई हैं, इसके बेसिस पर हम ये नहीं बोल सकते कि ये 100% रीइंकार्नेशन का ही केस है। उनके इस बात का काउंटर करते हुए फिलोसोफर इंदिरा सेन ने इंडियन फिलोसॉफिकल कांग्रेस के एक पेपर में कमेंट करते हुए कहा कि कितनी अजीब बात है कि बालचंद जी ने सिर्फ थोड़ी ही रिसर्च करके इस पूरे केस का कंक्लूजन भी निकाल दिया। इंदिरा सेन ने यह भी बताया कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इतनी छोटी सी बच्ची को केदारनाथ और लुगदी के बीच हुई निजी बातों के बारे में पता है। उन्हीं बातों में एक बात यह भी थी कि लुगदी देवी की शादी सिर्फ 10 साल की उम्र में कर दी गई थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस आते रहते थे। इन्हीं कॉम्प्लिकेशंस की वजह से लुगदी को अर्थराइटिस भी हो गया था। खैर,
अब बात करते हैं उस सवाल की जो केदारनाथ ने शांति से पूछा था, जिसे सुनकर ही उसे शांति की बातों पर विश्वास हुआ था। देखो, केदारनाथ ने शांति से पूछा कि इतने कॉम्प्लिकेशंस के बाद भी उन्होंने ये बच्चा कैसे कंसीव किया, तो इसके जवाब में उस 8 साल की बच्ची ने सभी चीजों के बारे में बारीकी से केदारनाथ को बताया, जिसे सुनकर केदारनाथ को पहले तो झटका लगा, लेकिन फिर उसे विश्वास हो गया शांति ही लुगदी देवी है। क्योंकि जो बातें केदारनाथ और उसकी पत्नी लुगदी देवी के बीच एक बंद कमरे में हुई थी, उनके बारे में शांति को कैसे पता चल सकता है। अब देखा जाए तो आज भी इस केस के अगेंस्ट में कोई पुख्ता एविडेंस नहीं मिल पाया है, लेकिन साइंस रीइंकार्नेशन के इस कॉन्सेप्ट को कुछ चीजों के साथ कंफ्यूज जरूर करती है, जैसे हमें टीटू के केस में देखने को मिला था। इन शॉर्ट, साइंस रीइंकार्नेशन में मानती ही नहीं है। रीइंकार्नेशन के मुद्दे पर दुनिया 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। पहले ग्रुप में है स्केप्टिक्स, यानी कि वो लोग जो साइंस में विश्वास करते हैं, और दूसरा ग्रुप है बिलीवर्स का, यानी कि वो लोग जो मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है। एक एक करके दोनों ग्रुप्स के बारे में समझेंगे, लेकिन शुरुआत सबसे पहले स्केप्टिक्स से करते हैं। देखो, स्केप्टिक्स वो लोग हैं जो रीइंकार्नेशन को तब तक नहीं मानते जब तक कोई सॉलिड और साइंटिफिक प्रूफ ना हो। उनका कहना है कि ऐसी मेमोरीज साइकोलॉजिकल फिनोमिनन की वजह से हो सकती हैं, जैसे क्रिप्टोमनीजिया। क्रिप्टोमनीजिया यानी कि एक ऐसा साइकोलॉजिकल फिनोमिनन जहां एक इंसान सोचता है कि कोई आइडिया या मेमोरी उसने खुद बनाई है, जबकि असल में उसने कुछ पहले से ही सुनी हुई या देखी हुई चीज को ही बिना सोचे समझे याद कर लिया होता है। इसे आप ऐसे समझो कि आप एक गाने की ट्यून बनाने की कोशिश कर रहे हो और आप एक नए गाने की ट्यून बना भी देते हो। आपको लगता है कि ये मेरा ओरिजिनल क्रिएशन है, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि वो ट्यून आपने पहले से ही सुन रखी थी, जो आपकी मेमोरी में सेव हो गई थी, लेकिन आप उसे भूल चुके थे। इनफैक्ट इसी कॉन्सेप्ट के बारे में थियोडोर फ्लोरनॉय नाम के एक साइकोलॉजी प्रोफेसर ने बात भी की थी। थियोडोर उन लोगों में से हैं जिन्होंने पास्ट लाइफ रिकॉल पर काफी काम किया है। साल 1900 में एक स्टडी के दौरान थियोडोर ने ही एक पेशेंट में क्रिप्टोमनीजिया की पॉसिबिलिटी को हाईलाइट किया था। मोरोवर, स्केप्टिक्स रैशनल और लॉजिकल थिंकिंग पर ज्यादा बिलीव करते हैं और कल्चरल बिलीव्स या फिर रिलीजन से जुड़ी हुई बातों को क्वेश्चन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ रीइंकार्नेशन के बिलीवर्स वो लोग हैं जो मानते हैं कि मरने के बाद आत्मा या सोल एक नया जन्म ले लेती है। ये बिलीफ यूजुअली रिलीजन्स या स्पिरिचुअल टीचिंग से आता है, जैसे हिंदुइज्म में होता है। इन लोगों को कभी कभी पास्ट लाइफ मेमोरीज या डेजा वू जैसी चीजें होती हैं, जिसे वो पिछले जन्म का सबूत समझ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस बात को समझते हैं कि रिलीजन रीइंकार्नेशन में कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले तो ये वर्ल्ड मैप देखो। इस पूरी दुनिया को रिलीजन के बेसिस पर टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, रिलीजन ऑफ द ईस्ट एंड रिलीजन ऑफ द वेस्ट। इस रिलीजन ऑफ द ईस्ट में मेनली ये इंडिया, चाइना, जापान और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आते हैं, और दूसरी तरफ रिलीजन ऑफ द वेस्ट में यूरोप, अमेरिका जैसी कंट्रीज शामिल हैं। एक एक करके यहाँ मौजूद मेजर रिलीजन्स की थ्योरीज को समझते हैं, ताकि आपको रीइंकार्नेशन कॉन्सेप्ट का वर्ल्ड व्यू भी मिल सके। देखो, हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट तो आपने बहुत बार महाभारत देखते हुए भी सुना ही होगा कि पूरा संसार सिर्फ इस जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के आसपास ही रोटेट करता रहता है। यह पुनर्जन्म यानी कि रीबर्थ इस बात पर निर्भर करता है कि आपके कर्म कैसे हैं। इसे लॉ ऑफ कर्मा कहा जाता है और साइंस में इसे ही कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी भी कह देते हैं। भगवत गीता के श्लोक 2.22 में बताया गया है कि जिस तरह से एक आदमी पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा भी पुरानी बॉडी छोड़कर एक नई बॉडी को अपना लेती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूँ। ये जो 3 शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, रीइंकार्नेशन, ट्रांसमाइग्रेशन और रीबर्थ, आमतौर पर इन तीनों ही शब्दों को आपस में कंफ्यूज कर दिया जाता है, लेकिन इन तीनों ही शब्दों में बारीक सा फर्क है। ध्यान से समझो। रीइंकार्नेशन का मतलब है कि मरने के बाद एक सोल यानी कि आत्मा नई बॉडी में जन्म ले लेती है और अपनी जर्नी कंटिन्यू करती है। सोचो, आप एक वीडियो गेम खेल रहे हो और आपका कैरेक्टर मर जाता है, लेकिन गेम खत्म होने के बजाय आपका कैरेक्टर वापस जिंदा हो जाता है। जैसे मान लो आप वॉरियर खेल रहे हो, आप मर गए तो आपका अगला जन्म एक मेज के रूप में हुआ, पर आपके पास वॉरियर वाली सारी मेमोरीज भी हैं। ट्रांसमाइग्रेशन का मतलब है कि मरने के बाद एक सोल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मूव करती है और कई बार उसकी एग्जिस्टेंस का फॉर्म ही बदल जाता है। जैसे मान लो उस वीडियो गेम में आप एक ह्यूमन नाइट की तरह खेल रहे थे, आप मर गए और आपका नेक्स्ट रूप एक ड्रैगन का बन गया। इसके अलावा रीबर्थ जन्म, मृत्यु और रीबर्थ की कंटिन्यूअस साइकिल पर फोकस करता है, जहां लाइफ फोर्स कंटिन्यू करती है, ना कि सेम सोल या पर्सनल आइडेंटिटी। जैसे एक न्यू गेम मोड को शुरू करके आप एक ब्रांड न्यू कैरेक्टर के साथ खेलना शुरू कर सकते हो। इन सभी कॉन्सेप्ट्स में मौत के बाद कंटिन्यूएशन तो होती है, लेकिन ये अलग अलग तरीकों के आइडेंटिटी और फॉर्म को देखती है। खैर, जैनिज्म के मुताबिक भी रीइंकार्नेशन का कॉन्सेप्ट कर्म पर ही बेस्ड है, जैसा कि हिंदुइज्म में हमने देखा था। इसका मतलब है कि आपके एक्शंस यानी कि कर्म ही आपके अगले जन्म को डिसाइड करते हैं। उसके अलावा बुद्धिज्म में यह माना जाता है कि कॉन्शियसनेस यानी कि किसी बंदे की सोच और अवेयरनेस ही वो कड़ी है जो एक लाइफ को दूसरी लाइफ से जोड़े हुए रखती है। जब एक इंसान मर जाता है और फिर से जन्म लेता है तो उसकी कॉन्शियसनेस ही एक नई बॉडी में आती है। ये कॉन्शियसनेस ना तो बिल्कुल वैसी है जैसे पहले थी और ना बिल्कुल अलग होती है। ये बस एक तरह का कनेक्शन होता है जिसे कैजुअल कंटिन्यूअम कहा जाता है। इसे ऐसे समझो जैसे कैंडल जली हुई है, जब ये पिघल के खत्म होने वाली होती है तो आप उसी फ्लेम से दूसरी कैंडल जला देते हो, यानी कि पहली कैंडल की फ्लेम ही दूसरे में कंटिन्यू हो रही है, लेकिन दोनों कैंडल्स अलग अलग हैं।
यही सेम लॉजिक कॉन्शियसनेस के साथ है और हर नए जन्म के साथ बॉडी चेंज होती रहती है। अब अगर रिलीजन ऑफ द वेस्ट की बात करें तो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों ही रीइंकार्नेशन में विश्वास नहीं करते। इन दोनों ही रिलीजन्स का मानना है कि एक बंदे के मरने के बाद एक कयामत का दिन यानी कि डे ऑफ जजमेंट आता है। इस दिन पर उसके अच्छे और बुरे कर्मों से ये फैसला कर दिया जाता है कि वो बंदा स्वर्ग में जाएगा या नर्क में। यहाँ एक अजीब बात ये भी है कि रीइंकार्नेशन के कॉन्सेप्ट में इस्लाम के शिया सेक्ट की कुछ ग्रुपिंग्स जैसे ड्रूज कम्युनिटी बिलीव करती है। यानी इसको आप ऐसे समझो कि इस्लाम रिलीजन दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है, शिया और सुन्नी। सुन्नी ग्रुप के लोग तो रीइंकार्नेशन में मानते ही नहीं है और शिया ग्रुप के अंदर भी सिर्फ एक ड्रूज कम्युनिटी ऐसी है जो रीइंकार्नेशन में बिलीव करती है। इसके अलावा आयन स्टीवनसन ने अपनी बुक रीइंकार्नेशन एंड बायोलॉजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है और वो कॉन्सेप्ट है बर्थ मार्क्स का। आयन के मुताबिक बर्थ मार्क्स से पुनर्जन्म का पता लगाया जा सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बर्थ मार्क्स के बेसिक्स को समझो। देखो, बर्थ मार्क्स वो एरियाज हैं जहां स्किन का कलर बदला हुआ होता है और ये जन्म के समय या थोड़े दिन बाद ही दिखाई देने लग जाते हैं। अब ये बर्थ मार्क्स टोटल दो रीजंस की वजह से हो सकते हैं। पहला तो ज्यादा मेलानिन की वजह से और दूसरा नसों में एबनॉर्मल ग्रोथ या एक्सपेंशन की वजह से। पहले केस में यानी कि ज्यादा मेलानिन होने की वजह से इस तरह के मोल्स यानी कि तिल हो सकते हैं या फिर इस तरह के कैफियूले स्पॉट्स हो सकते हैं और दूसरे केस में यानी कि नसों की एबनॉर्मल ग्रोथ या एक्सपेंशन की वजह से हीमेंजियोमा, पोर्ट वाइन स्टेन्स या सैल्मन पैचेस जैसे बर्थ मार्क्स हो सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि इस प्रकार के बर्थ मार्क्स तो हमारे शरीर पर भी हैं, लेकिन हमें तो पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं है, तो रीइंकार्नेशन और बर्थ मार्क में एग्जैक्टली क्या कनेक्शन हुआ? इयान स्टीवनसन के मुताबिक रीइंकार्नेशन के कॉन्टेक्स्ट में जो बर्थ मार्क्स डिस्कस किए जाते हैं वो अक्सर 3D फॉर्म में होते हैं, लेकिन जो पुनर्जन्म से रिलेटेड बर्थ मार्क्स नहीं होते वो 2D फॉर्म में होते हैं। यहाँ 3D फॉर्म का मतलब है बर्थ मार्क इस तरह पकर्ड यानी कि मुरझाए हुए से हों, डिप्रेस्ड यानी कि दबे हुए हों या फिर एलिवेटेड यानी उठे हुए हों। इसके अलावा ये मार्क्स कलर्ड और नॉर्मल बर्थ मार्क से काफी बड़े होते हैं। खैर, एंटोनिया ने टीटू के केस की रिसर्च करते वक्त काफी सारी पॉसिबिलिटीज भी लगाई थी। उसने सोचा था कि हो सकता है कि इस बच्चे को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो, जिसे DID यानी कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है। हाँ, वही जहाँ पे एक ही इंसान अलग अलग वक्त पर अलग अलग पर्सनालिटीज की तरह बिहेव करने लगता है, जैसा हमने अपरिचित मूवी में देखा था, जहाँ रामानुजन अयंगर या अम्बी को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, जिसके चलते वो कभी स्टाइलिश लड़के की पर्सनालिटी में बदल जाता है जिसका नाम रीमो होता है, तो कभी वायलेंट और एग्रेसिव पर्सनालिटी में बदल जाता है जिसका नाम अनियान होता है, और वापस कभी अम्बी में बदल जाता है। इन पर्सनालिटीज का नेचर भी एक दूसरे से एकदम अलग होता है, इसलिए कभी शांत रहने वाला व्यक्ति अचानक से भड़क सकता है। लेकिन DID जैसे कोई सिम्टम्स टीटू में नजर नहीं आ रहे थे, जैसे उसे अपने आइडेंटिटी को लेकर कोई कंक्लूजन नहीं था। उल्टा वो अपनी इस जन्म की माँ को दिलासा देता था कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला। इसके अलावा अगर DID सिम्टम की बात करें तो ना तो टीटू को कोई मेमोरी लॉस हुआ करता था, ना ही डिप्रेशन, एंजाइटी, आत्महत्या वाले ख्याल और ना ही बिहेवियरल चेंजेस। इनमें से कोई भी चीज उसमें कभी नोटिस नहीं की गई। DID के अलावा एंटोनिया को लगा था कि हो सकता है टीटू को पास्ट लाइफ रिग्रेशंस आ रहे हों। ये पास्ट लाइफ रिग्रेशंस एक टेक्निक है जिसमें लोग बिलीव करते हैं कि हमारे पिछले जन्म की मेमोरीज वापस लाई जा सकती है। ये एक तरह का हिप्नोसिस होता है जहाँ पे ट्रेंड थेरेपिस्ट आपको रिलैक्स करने में हेल्प करता है और आपको अपनी पुरानी यादें वापस लाने में मदद करता है। लेकिन जितना एंटोनिया को पता चल पाया उसके मुताबिक ऐसे कोई प्रोसीजर से टीटू कभी गुजरा ही नहीं था। यानी सभी इफ्स एंड बट्स को देखते हुए कंक्लूजन कुछ ये निकला कि ना तो उसे कोई मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर था और ना ही उसे कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन था। इसके अलावा एक और रीइंकार्नेशन का केस इंडिया में बहुत फेमस हुआ था और वो था सुमित्रा और शिवा का रीइंकार्नेशन केस। ये केस रिप्लेसमेंट रीइंकार्नेशन और ट्रांसमाइग्रेशन दोनों में ही कंसिडर किया जाता है। लेकिन जो एविडेंसेस ऑफ प्रूफ डॉक्टर सतवंत पसरीचा को इस केस की स्टडी के दौरान मिले वो काफी शॉकिंग थे। देखो, हुआ कुछ ऐसा था कि यूपी के इटावा में साल 1968 में जन्म होता है सुमित्रा का। जन्म से ही सुमित्रा का बचपन अकेलेपन में बीता था। जब सुमित्रा सिर्फ 11 साल की थी तब उसकी माँ चल बसी और पिता भी काम के सिलसिले में हमेशा बाहर रहते थे, इसलिए वो अपने दूर के रिश्तेदारों के साथ ही पली बढ़ी थी। पैसों की तंगी के कारण सुमित्रा ने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी। उसके इस अकेलेपन के चलते सिर्फ 13 साल की उम्र में ही उसकी शादी शरीफपुरा गाँव के जगदीश सिंह से करवा दी गई थी। लेकिन पिता की तरह ही सुमित्रा का पति भी काम से बाहर ही रहता था। शादी करके भी उसने अपने आप को अकेला ही पाया। लेकिन शादी के 3 साल बाद सुमित्रा का अकेलापन दूर हुआ जब दिसंबर 1984 में उसने अपने बेटे को जन्म दिया। सुमित्रा अपने बेटे को हमेशा सीने से लगाए रखती थी, वो उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी। ऐसा लगने लगा था मानो सुमित्रा का अकेलापन अब दूर हो रहा है। लेकिन सिर्फ 2 महीने बाद ही सुमित्रा की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे चक्कर आने लगे, उसकी आंखें ऊपर की तरफ घूम जाती थी और वो अपने दांतों को जोर जोर से भींचती थी। कोई कहता था कि उसे भूत बाधा हुई है तो कोई कहता था कि उसके अंदर मां संतोषी आ गई है। लेकिन उसकी इस हालत की सही वजह किसी को नहीं पता थी। फिर अचानक 16 जुलाई 1985 को सुमित्रा ने प्रेडिक्ट किया कि वो 3 दिन बाद मरने वाली है। वहां मौजूद सभी के होश उड़े हुए थे कि सुमित्रा ये क्या बक रही है। लेकिन उसका ये प्रेडिक्शन सही प्रूव तब हुआ जब 19 जुलाई को वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। वहां मौजूद सभी लोग उसके मरने का शोक मना ही रहे थे
कि अचानक से सुमित्रा उठ जाती है और बोलती है कि मैं तो शिवा त्रिपाठी हूँ। ये सुमित्रा आखिर शिवा में कैसे बदल गई और ये शिवा त्रिपाठी आखिर है कौन? ये सवाल यहाँ मौजूद हर आदमी के दिमाग में चल रहा था। सब यही सोच रहे थे कि कभी भी ऊंची आवाज में ना बोलने वाली सुमित्रा अचानक इतना ऊंचा कैसे बोल रही है। जिस सुमित्रा ने कभी किताब को हाथ नहीं लगाया वो अचानक पढ़ना लिखना कैसे सीख गई? उसके रहन सहन में अचानक इतने बदलाव कैसे आ गए? और सबसे बड़ा सवाल, शिवा त्रिपाठी नाम की कोई लड़की एग्जिस्ट करती भी थी या नहीं? इन सभी सवालों का जवाब तब मिला जब एक दिन सुमित्रा के घर राम सिया त्रिपाठी नाम के एक आदमी ने दस्तक दी। राम सिया त्रिपाठी को देखते ही सुमित्रा ने उसे गले से लगा लिया, लेकिन राम सिया के मन में कई सवाल थे। जब राम सिया ने उसे पहचानने से मना कर दिया तो सुमित्रा बोली, आप मुझे भूल गए पापा, मैं आपकी शिवा हूँ। उसकी इस बात को सुनकर राम सिया ने उसे गले से लगा लिया। लेकिन राम सिया त्रिपाठी को सुमित्रा का घर मिला कैसे? दरअसल जब सुमित्रा की मौत हुई थी तो ये अद्भुत कहानी सभी आसपास के गाँवों में फैल चुकी थी कि एक लड़की है जो मरने के बाद खुद को शिवा त्रिपाठी कहती है। उसी अफवाह को सुनकर राम सिया त्रिपाठी उनके घर जा पहुंचा था, क्योंकि जिस शिवा त्रिपाठी का जिक्र सुमित्रा किया करती थी ये राम सिया त्रिपाठी उसी शिवा के पिता थे, जिसे उसने एक झटके में पहचान लिया था। एक बात जो आपको यहाँ पता होनी चाहिए वो ये है कि शिवा का जन्म 24 अक्टूबर 1962 में इटावा में ही हुआ था और उसने इकोनॉमिक्स से बीए किया था। 18 साल की उम्र में ही उसकी शादी हो गई थी और उसके 2 बच्चे भी थे, रिंकू और टिंकू। लेकिन शिवा के ससुराल वाले उसे दहेज के लिए हमेशा ही परेशान करते थे और उसकी मौत कैसे हुई ये बात भी उसके ससुराल वालों ने क्लियरली बताई नहीं थी। खैर, जब राम सिया त्रिपाठी सुमित्रा से मिला तो उसने बताया कि उसकी बेटी शिवा की मौत 19 मई 1985 को यानी सिर्फ 2 महीने पहले डिबियापुर में हुई थी। सुमित्रा ही शिवा है, इस बात की पुष्टि करने के लिए राम सिया त्रिपाठी अपने साथ एक फोटो एल्बम लाया था, जिसे देखते ही उसमें मौजूद सभी लोगों को सुमित्रा ने झट से पहचान लिया और अपनी ननद की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये वही है जिसने मुझे जान से मारा था और ट्रेन के सामने छोड़ दिया था। अब धीरे धीरे सभी को उनके सवालों के जवाब मिलने लगे और सुमित्रा पूरी तरह शिवा में बदल चुकी थी। गजब बात है, उसको अपने इस जन्म का कुछ भी याद नहीं था और वो अपने जान से ज्यादा प्यारे बेटे को भी भूल चुकी थी। ये केस स्टीवनसन और सतवंत पसरीचा दोनों ने इंडिपेंडेंटली रिसर्च किया था। पसरीचा ने ग्राउंड में जाकर इस केस को स्टडी किया था और सुमित्रा के बारे में काफी सारी चीजें नोटिस भी की थी। After the changeover, she started wearing a sari in a different way, very dignified way, and also her chappals, sandals she'll put on, and she started addressing her husband also in a different way. Earlier she used to call him by his sister's name, so and so's brother. Then she started calling him in a very sophisticated way. अब इस केस में कंफ्यूजन ये था कि जितने भी रीइंकार्नेशन के केसेस हमने देखे हैं उन सभी केसेस में जो बंदा रीइंकार्नेट हुआ है उसका जन्म नए सिरे से हुआ है, फिर चाहे वो टीटू का केस हो या शांति देवी का। लेकिन सुमित्रा के केस में जब वो मरने के बाद वापस जिंदा हुई तो उसे अपने इस जन्म के बारे में कुछ भी याद नहीं था। स्टीवनसन और उसके कलीग्स ने टोटल 19 करेक्ट स्टेटमेंट्स काउंट किए थे जो सुमित्रा ने बताए थे। इन स्टेटमेंट्स के अलावा सुमित्रा ने शिवा के 23 रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को पहचान लिया था। इन सभी प्रूफ्स ने एक बात तो साफ कर दी थी कि सुमित्रा अब जो शिवा का रूप ले चुकी थी वो सच बोल रही है। तो क्या वो पजेस्ड थी, यानी कि क्या उस पे किसी भूत का साया था, या फिर वो वाकई में रीइंकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म का केस था? इस बात का जवाब जानने के लिए एंटोनिया मिल्स और कुलदीप धीमन ने इस केस को साल 2009 में रीइन्वेस्टिगेट भी किया था और इस रीइन्वेस्टिगेशन में ही वो सारी चीजें दोबारा सच प्रूव हुई जिनके बारे में सुमित्रा कहती आ रही थी। अब इन सब के बीच जेम्स मैटलॉक ने एक टर्म कॉइन किया था और वो था रिप्लेसमेंट रीइंकार्नेशन का, यानी कि जब किसी की बॉडी में किसी दूसरे सोल को एंट्री मिल जाए तो उसे ही रिप्लेसमेंट रीइंकार्नेशन कहा जाता है। सुमित्रा के केस में भी तो ऐसा ही कुछ हुआ था, इसलिए इस केस को रिप्लेसमेंट रीइंकार्नेशन का केस कहा जाता है। टीटू सिंह, शांति देवी और शिवा सुमित्रा, इन तीनों केसेस में रीइंकार्नेशन के अलावा भी एक चीज और कॉमन है और वो है इनके रीइंकार्नेट होने का डिस्टेंस। तीनों ही केसेस में जो लोग रीइंकार्नेट हुए हैं वो ज्यादा डिस्टेंसेस पे नहीं हुए। जैसे अमेरिका के किसी बंदे का यहाँ इंडिया में पुनर्जन्म नहीं हुआ है और अगर हुआ भी है तो उसके पीछे एक बहुत रेयर कंडीशन और जियोपॉलिटिकल कनेक्शन हो सकता है। We do occasionally get those reports, and if an American child says my last life was in Africa, well, I mean, there's no way to verify that without a whole lot more details. But with the ones that do have verifiable details. एक केस में ऐसा भी हुआ था जहां अमेरिका का एक बच्चा कहता था कि वो पिछले जन्म में अफ्रीका में पैदा हुआ था। ये केसेस काफी रेयरली देखने को मिलते हैं। मोस्ट कॉमनली जितने भी रीइंकार्नेशन के केसेस फेमस हुए हैं वो सभी सेम या कनेक्टेड ज्योग्राफिकल लोकेशन से ही मिलते हैं। ये कॉमनैलिटी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर के देशों के केसेस में भी देखने को मिलती है। आज भी पुनर्जन्म के केसेस की यही स्थिति है कि साइंस ये प्रूव कर ही नहीं पा रही है कि पुनर्जन्म होते नहीं है और साइंस एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है कि पुनर्जन्म होते हैं। ये कुछ वैसा ही है, मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी। बाकी आप कमेंट्स में बताना।